हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का पहला अध्याय विकास की समझ देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको विकास का अर्थ एवं विभिन्न लोगों के दृष्टि में विकास का क्या अर्थ है इसके बारे में समझाया था। आज हम देखते हैं विकास की योजनाओं में विरोधाभास। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी का विकास या किसी देश में विकास के कार्य किए जाते हैं उस समय वहाँ पर खदानें लगाई जाती हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इन सब के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है, सैकड़ों एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। इस जमीन को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न लोगों से जमीन को अधिग्रहित करते हैं। उद्योग लगाते समय उद्योगपतियों का या सरकार का यह आशय होता है कि इस स्थान पर उद्योग लगने से उन्हें विकास के अनेक अवसर प्राप्त होंगे और लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। परंतु अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन होगा, लेकिन दूसरी ओर उद्योगों की स्थापना से, खनिज उत्खनन से न सिर्फ भूमि का अधिग्रहण होता है बल्कि वातावरण भी खराब होने लगता है। इसके साथ साथ जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की है उन्हें जो मुआवजा दिया जाता है वह मुआवजा भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। अतः ये लोग पुनः बेरोजगार हो जाते हैं और जमीन न होने की स्थिति में भी वे लोग मजदूरी के लिए भटकने लगते हैं। जमीन न होने के कारण इनका रोजगार भी समाप्त हो जाता है और इसके साथ साथ इनकी जीवन शैली भी प्रभावित होती है और इनकी संस्कृति भी प्रभावित होती है, क्योंकि एक लंबे समय से जो व्यक्ति जहाँ रह रहा होता है उसका उस स्थान से एक लगाव हो जाता है और वह अपनी संस्कृति और सभ्यता से बेदखल होकर के भी प्रभावित होता है। पर्यावरण की दृष्टि से अधिक मात्रा में संयंत्र या कारखाने लगाने से, खदानें लगाने से जंगल और नदियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। आज हम देख रहे हैं जंगलों का अधिक से अधिक नुकसान हो रहा है। लोग उद्योग लगाने के लिए या निवास करने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए वनों को काट रहे हैं। इससे वनों का ह्रास हो रहा है और इसके साथ नदियों का पानी भी प्रभावित होता है। वर्षा भी प्रभावित होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वन जो है वर्षा करने में सहायक होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियां भी दुष्प्रभावित हो रही हैं। जो वहां आसपास रहने वाले लोगों हैं उन पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो उद्योगों की स्थापना से विकास किस कारण लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है, यहाँ पर यह विरोधाभास देखने को मिलता है। इसके साथ एक उदाहरण और हम ले सकते हैं कि शहरों में प्रतिदिन जो गंदगी होती है, जो कचरा होता है, उसे एकत्रित करके शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वहाँ का वातावरण अर्थात ग्रामीण वातावरण और जल भी प्रदूषित होने लगता है। जबकि बहुत कम खर्चे में हम इस कचरे से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं या कचरे को रिसाइकलिंग करके अन्य कार्य भी कर सकते हैं। अन्य उपयोग में इस कचरे को लाया जा सकता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण या शहरी क्षेत्रों का वातावरण खराब नहीं होगा। सिंचाई के लिए जब बांध बनाए जाते हैं तो क्या होता है, जब बांध जो ऊंचाई के स्थानों पर हैं वहाँ के जमीनों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, जबकि नीचे जो जमीन है या नीचे जो क्षेत्र हैं, सिंचाई लायक खेत हैं, उनमें आसानी से नहरों द्वारा पानी पहुँचाया जा सकता है। सिंचाई के हेतु जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध के निचले इलाके में कृषकों को सिंचाई हेतु पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जबकि उसी बांध के ऊपरी क्षेत्रों में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। अतः
राज्य की अपेक्षा है कि वे इस प्रकार से पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करें। आय के एवं अन्य लक्ष्य क्या है? आय के अन्य लक्ष्य हमने पिछली तालिका में देखा था 17.1 में कुछ लोगों ने अपने विकास के कुछ लक्ष्य निर्धारित करके बताए थे, जिसमें एक मजदूर था, एक बेरोजगार इंजीनियर था। इस प्रकार उनके कॉलेज की छात्रा थी, उसने अपने बारे में विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए उनके नज़र में वह समझाया या बताया था। विकास के लिए सबसे पहले जहाँ हम अच्छा रोजगार चाहते हैं, नियमित रोजगार चाहते हैं, जिससे कि हमारे परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं हमारी आय से। अर्थात यदि आय में वृद्धि होगी तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होगी और वातावरण भी सुरक्षित होना आवश्यक है। यदि असुरक्षित वातावरण में हम रहते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हमारा व्यवसाय या उद्योग या नौकरी इत्यादि जो भी हम करते हैं कार्य, वह पूरी तरह से नियमित नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि वातावरण में असुरक्षा होगी, आसपास के लोगों में असुरक्षा का वातावरण होगा, तो कोई भी विकास का कार्य संभव नहीं होगा। रोजगार अस्थायी होगा तो लोगों के जीवन में विकास में प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा बच्चों की शिक्षा आदि भी आय के लक्ष्य में शामिल होने चाहिए। आय का मापदंड और आय का वितरण। आय का मापदंड क्या होने चाहिए? आइए अब हम चर्चा करें कि देश के लिए कौन कौन से विकास के सूचक होने चाहिए। देश के विकास से तो राष्ट्रीय आय एक प्रमुख सूचक माना जा सकता है। प्रमुख सूचक राष्ट्रीय आय यानी पूरे देश की जो समुचित आय है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस आय का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति में किया जाता है। इसे खर्च करके वे वस्तुएं एवं सेवा खरीदते हैं। देश के कुल उत्पादन में हम समाज के आय के अंदाज लगा सकते हैं। इसके लिए हम प्रति व्यक्ति जीडीपी को एक सूचक मानते हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी एक औसत है जो देश के क्षेत्र के कुल उत्पादन में जनसंख्या को भाग देकर निकाला जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय अर्थात राष्ट्रीय आय को पूरे देश में वर्ष भर में जितनी भी आय होती है, चाहे वह कृषि क्षेत्र से हो, रोजगार क्षेत्र से हो, सेवा क्षेत्र से हो या उद्योगों के क्षेत्र से हो, जो भी संपूर्ण आय होती है उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे करके औसत निकाला जा सकता है। और औसत निकालने से यह ज्ञात हो सकता है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को औसतन कितनी आय होती है। इसे जीडीपी प्रत्येक व्यक्ति की आय भी कहा जाता है। आय से हमारा आशय राज्य के घरेलू उत्पाद से है। हम पिछली कक्षा में सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ उस राज्य के किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ नीचे एक तालिका दी हुई है जिसमें 3 राज्य दिए गए हैं, महाराष्ट्र, केरल और बिहार। इसमें महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय निकाली गई है 1,14,392 रुपये। केरल की है 1,03,820 रुपये और बिहार की है 31,199 रुपये। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सबसे अधिक है और बिहार के लोगों की वार्षिक जो औसत आय है वह सबसे कम है। अर्थात इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को इतने ही रुपए मिल रहे हैं।
हो सकता है इसमें कुछ अधिक भी मिल रहे हों या इससे कुछ कम भी मिल रहे हों। इसी प्रकार हम यहाँ भी कह सकते हैं बिहार में भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय इतनी ही हो, प्रत्येक व्यक्ति को इतनी ही आय प्राप्त होती हो, या इससे अधिक भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। तो प्रत्येक वस्तु और सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि बिहार में औसतन प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल 31,199 रुपये की वस्तुएं एवं सेवाएं ही उपलब्ध हैं। इस सूचक से हम राज्यों की तुलना कर सकते हैं एवं राज्य में इनकी प्रगति के आवाज लगा सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि किस राज्य में अधिक विकास की आवश्यकता है, उस जानकारी प्राप्त करके उस राज्य के लिए हम प्रयास कर सकते हैं जिससे कि राज्य प्रगति कर सके। प्रति व्यक्ति आय मात्र एक संकेत है। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी लोगों को इतना ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग अलग होती है और कुछ लोगों की आय औसत से अधिक होती है, किंतु अधिकांश लोगों की आय जो है वह औसत से कम होती है। इस असमानता को समझने के लिए हम आय का वितरण भी देखना होगा। आय का वितरण यदि असमान रहेगा तो प्रत्येक व्यक्ति की आय भी असमान होगी। औसत आय की तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह आय के वितरण की असमानता छुपा देती है। औसत आय में आय का जो वितरण है उसकी कमियां या असमानताएं जो हैं वह छुप जाती हैं। मान लीजिए कि एक समूह में 5 लोग हैं जिनकी आय अलग अलग है। यहाँ एक समूह दिया हुआ है तालिका 17.3, जिसमें 2010 और 2012 में 5 लोगों की आय का वितरण दिया गया है। 2010 में इन 5 लोगों की कुल आय थी 20,000 रुपये, अर्थात प्रति व्यक्ति आय थी 4,000 रुपये। 2012 में इन 5 व्यक्तियों की कुल आय है 30,000 रुपये और औसत आय है 6,000 रुपये। जबकि इन दोनों की तुलना करें तो कुछ लोगों की औसत आय बढ़ी है और कुछ लोगों की कम भी हुई है। ठीक है, तो जिनकी आय बढ़ी है उनके आय के स्रोत बढ़े हैं, उनके विकास में प्रगति बढ़ी है, परंतु जिनकी आय स्थिर है, ए और डी, इसकी आय जो है वह स्थिर है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में उनमें आय का वितरण जो है उसमें असमानताएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं बेटा। अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में और समझाऊंगी। ठीक है, बाय।